आपके बच्चों के लिए ये खबर सबसे जरूरी है। आपके नौनिहाल सुविधा के नाम पर ठगे जा रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। नकल माफिया के जरिए मिली एक डिग्री आपके बच्चों को बेरोजगार बना देगी। जी संगम पर होने जा रहा है नकल तंत्र के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा। हम बताएंगे कि आखिर कैसे चलता है नकल का कारोबार। हम बताएंगे रसूख के दम पर नकल माफिया कैसे कर जाते हैं अपनी मनमानी। इस साल का सबसे बड़ा और जरूरी खुलासा, पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ अजीत। कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और सरकार की ओर से नकल मुक्त परीक्षा के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? क्या वाकई नकल मुक्त परीक्षा फिलहाल मुमकिन है? क्या वाकई नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकारी तंत्र ईमानदार है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले 1 घंटे में, जिसमें हम यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई बड़े खुलासे करने जा रहे हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर कैसे सज चुकी है नकल की मंडी और कौन कौन लोग हैं इस मंडी के खरीदार। देखिए पर्दाफाश। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी नकल माफिया सक्रिय हो चुके हैं, रेट तय हो चुके हैं, जाल बिछ चुका है। लेकिन हम करने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जिसे देखने के बाद नकल माफिया को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जी संगम के पास है नकल के काले कारोबार की पूरी जानकारी, जो कईयों के चेहरे से नकाब उतार कर रख देगी। नकल के कारोबार पर सबसे बड़ा खुलासा, जी संगम पर पर्दाफाश। बोर्ड परीक्षा के 1 दिन पहले आगरा के इस जगदीश संस्थान से मिली डायरी ने नकल माफिया की एक ऐसे सिंडिकेट का पहला इशारा दिया है जिसकी जड़ें दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में है। सिर्फ एक संस्थान से मिली 50 लाख रुपए की डायरी का हिसाब ये बता रहा है कि परीक्षा के पहले न केवल रेट लिस्ट तय हो चुकी है, बल्कि नकल के बाजार में बोली लगने भी शुरू हो गई है। नहीं, अगर ऐसे स्कूल सेंटर हैं, अगर किसी भी केंद्र व्यवस्थापक द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने वहाँ पे जांच करने के लिए भेजा हुआ है। अभी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, अगर वो केंद्र व्यवस्थापक दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई तुरंत कराएंगे। ये महज एक बानगी भर है, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। परीक्षा के ऐन पहले कई सेंटर बदल दिए गए। सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम संख्या, सीसीटीवी और डिजिटल पर्चे पत्र के दावे हवा होना, ब्लैक लिस्टेड स्कूलों का परीक्षा केंद्र बनना, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी होना जैसी बातें ये बता रही हैं कि नकल माफिया ने दरअसल अपना काम कर लिया है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी सरकारी ऐलान पूरे न होने पर फंड की कमी की दलीलें देते फिर रहे हैं। आगे गवर्नमेंट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बजट का इन्वॉल्व है, इसलिए ये सीसी कैमरा लगाने का निर्णय विभाग के स्तर से नहीं, गवर्नमेंट के स्तर से ही होगा। जाहिर है परीक्षा के महीनों पहले किए गए सरकार के दावे और वक्त पर दिख रहे हालात में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये सब कुछ सिर्फ फंड की कमी के चलते हुआ है, या फिर इसके पीछे का खेल कुछ और है। यूपी के सीनियर अधिकारी मानते हैं कि ये कोई नया खेल नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में नकल माफिया का पूरा दबदबा है, और नकल माफिया से कैसे मुक्ति पाई जाए उसका 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि जिसमें हम सख्ती करके उस पर पाबंदी लगाएं। दूसरा तरीका यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं, अभिभावक हैं, टीचर्स हैं और जनसामान्य है, उन सबको साथ लेके एक अभियान चलाया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 4,500 सहायता प्राप्त विद्यालय, 500 राजकीय विद्यालय और 16,000 के करीब वित्त विहीन विद्यालय हैं। वही कोचिंग संस्थानों और सिर्फ परीक्षा कराने वाले विद्यालयों की संख्या भी 25,000 से ज्यादा है, जहां सिर्फ पंजीकरण होता है। कहा जाता है कि ऐसे 2,000 फर्जी विद्यालय सिर्फ लखनऊ में हैं, यानी सरकार की नाक के नीचे।
सहायता प्राप्त या वित्त विहीन विद्यालय ज्यादातर रसूखदार लोगों के हैं। ये सांसद, विधायक, मंत्री, अधिकारी तंत्र से जुड़े हैं, यानी सरकारी निर्देश यहाँ कितना काम करेंगे समझना मुश्किल नहीं। एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। मेरा देखना ये था कि इतना बड़ा गठजोड़ है जिसमें ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं, ऐसा लगता है कई बार। अब सच्चाई क्या है ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो पता नहीं चलेगा। कहा जाता है कि सूबे में नकल एक बड़े कारोबार के तौर पर फल फूल रहा है, जिस पर बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है। सूत्रों की माने तो नकल का कारोबार पूरे यूपी में करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। इसमें पास कराने की गारंटी, मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग, नियुक्ति और पास होने की श्रेणी तक का रेट कार्ड शामिल है। यानी नकल का रोग फिलहाल लाइलाज दिख रहा है, क्योंकि इसका इलाज करने वाले लोगों की ही नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे सुधर पाएगा शिक्षा का तंत्र? क्या सिर्फ पास होने की फैक्ट्री बनकर रह जाएगा यूपी बोर्ड? इलाहाबाद से दिनेश, आगरा से विवेक के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और अधिकारी किस तरह की दलीलें दे रहे सरकार का पिछला फैसला वापस ले लिया गया है। वहीं परीक्षा के महज 48 घंटे पहले ही 100 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों को अनुमति दे दी गई है। जी संगम के पास इन स्कूलों को दिए गए अनुमति पत्र भी मौजूद हैं, जिसमें बोर्ड के अधिकारियों ने कायदे ताक पर रखकर परीक्षा केंद्र बनाए। बोर्ड का यह कहना है कि लड़कियों की सहूलियत के लिए यह फैसला लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सहूलियत का ख्याल अचानक ही बोर्ड के अधिकारियों को क्यों आता है? सीसीटीवी लगाने की जो बात चल रही थी वो बजट के अभाव में नहीं हो पाया है। आगे इसमें काम होगा। अभी गवर्नमेंट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बजट का इन्वॉल्व है, इसलिए ये सीसी कैमरा लगाने का निर्णय विभाग के स्तर से नहीं, गवर्नमेंट के स्तर से होगा। और हमारे साथ हैं खास मेहमान, यूपी के पूर्व प्रमुख सचिव शिक्षा एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। एसपी सिंह जी, जितने भी निर्णय लिए गए हैं अभी इस बार परीक्षा से ठीक पहले 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र बदले गए हैं, और भी कई जगहों से जिस तरह से कुछ सामग्री इस तरह की बरामद हो रही है। आगरा से हमने खबर दिखाई है कि वहां पर छापा मारा गया है और क्या कुछ बरामद हुआ है। ये सब क्या इशारा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इस बार शिक्षा माफिया कितने हावी दिखाई दे रहे हैं? देखिए अजीत जी, मुझे जहां तक लगता है कि मेरा जो अनुभव है जी 1-1.5 महीने का माध्यमिक शिक्षा विभाग का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरा तंत्र एक गठजोड़ के रूप में नकल कराने के लिए कोशिश करता है, और उसमें कोई भी नकल को रोकने की कोशिश नहीं करता है। जबकि केंद्र बनाने के लिए एक समय एक नीति है जो सरकार ने बनाई है, उस नीति के हिसाब से आप उन केंद्रों को कभी भी केंद्र नहीं, परीक्षा केंद्र नहीं बना सकते जो ब्लैक लिस्टेड सूची में है जी, या या जिनके विरुद्ध पूर्व में फर्जी पंजीकरण की शिकायत प्राप्त हुई है या दागिए रहे हैं पूर्व में। लेकिन मुझे पता चला है कि एन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे हर जिले में ऐसे दागी केंद्रों को दोबारा से परीक्षा केंद्र बनाया गया है, और उसका साफ मंशा दिखाई देता है जी कि हम लोग उसको नकल को रोकने के लिए जागरूक नहीं है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि सरकार, राज्य सरकार जो सिस्टम है वो बढ़ावा दे रहा है, और इसके जरिए करोड़ों की कमाई का एक मैप, एक रोड मैप पहले से खींचा हुआ है, एक परंपरा चली आ रही है, उसको इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं में दोहराने का निर्णय है, फैसला है, इरादा है। देखिए, अब मैं ये तो स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का 60-65 लाख बच्चे जो बैठ रहे हैं हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में जी, उनके भविष्य का प्रश्न है, और उसमें उनको वो बेरोजगार रहेंगे क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आ नहीं सकते हैं। और ये सारे जो बोर्ड के स्कूल्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आएंगे क्योंकि नकल करके वो पास हो रहे हैं जी। सीबीएसई आईसीएसई के जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में आगे जाएंगे तो अच्छी नौकरियां नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके बहुत भारी, तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं आपसे ना, आप चूंकि सिस्टम में रह चुके हैं कि आखिर इसको लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? क्या इसमें होने वाली उगाही इसके पीछे कारण है,
एक जो बड़ा सिस्टम है जो कहा जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए का ये कारोबार है, नकल का कारोबार, ये फल फूल रहा है, इसे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के भविष्य से क्या मतलब है उन्हें पहले अपनी जेबें भरनी है। शायद यही वजह हो सकती है कि राज्य सरकार ने ढीला रवैया अपनाया हुआ है। देखिए, मैं इसमें दो दृष्टांत देता हूं आपको, आप अपने आप इसमें निकालें जो निष्कर्ष निकालना चाहे। देखिए, जब मैं प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा था तो 2 निर्णय लिए गए थे जी। और वो उच्च स्तरीय मीटिंग में लिए गए थे। उसमें ये लिया गया था कि सभी केंद्रों, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। और उसमें उस वक्त जब लगाने का निर्णय हुआ था तो निश्चित रूप से बजट की बात भी हुई थी कि भाई किस तरह से आएगा पैसा। अभिभावक फंड से आएगा तो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन एक बहुत कारगर तरीका था कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते। और उस वक्त समय भी था, क्योंकि 3-4 महीने परीक्षा के लिए थे और उसमें हम लोग ये प्रबंध कर लेते। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि जो परिषद है वो पर्यवेक्षकों के लिए डिजिटल आई कार्ड जारी करेगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विषय विशेषज्ञों को पर्यवेक्षक के रूप में, कक्ष निरीक्षक के रूप में नहीं रखा जाएगा। वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय थे जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता और टेक्नोलॉजी से हम नकल को रोक सकते थे, वो दोनों निर्णय क्यों नहीं पालन कराया गया। और उसमें तमाम तरह के बहाने और तमाम तरह की बातें करके रखना, इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में हम लोग नकल रोकने के लिए सीरियस नहीं है। आपको क्या लगता है इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, जहां बोर्ड के सचिव ने, अमरनाथ वर्मा ने जो कहा है कि फंड नहीं था इसके लिए और इसी कारण से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सके, ये कितना जायज है, कितना सही है ये कहना? देखिए, अब मैं आपको अनुमान लगाता हूं मोटा मोटा। देखिए, एक केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा 25,000 30,000 रुपए और 11,000 केंद्र हैं, आप लगा लीजिए। कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, क्योंकि हम जब सरकार करती है तो बहुत बड़े बड़े फंड देती है सरकार। और ये एक इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा सोशल कॉज है जिसमें वास्तव में समाज का निर्माण निहित है, जिसकी वजह से पूरे समाज का स्वरूप खराब हुआ जा रहा है नकल करके बच्चे। और फिर बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, वो कल को क्रिमिनल एलिमेंट भी बनेंगे और समाज के अंदर तमाम तरह की विकृतियां पैदा होंगी इससे। तो मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें कोचिंग सेंटर्स हैं, हमारे शिक्षा भवन है, हमारे तमाम जो व्यवस्था में जुड़े हुए प्रबंधक है, जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें प्रिंसिपल साहबान हैं, सब लोग अगर गंभीर नहीं होंगे तो ऐसा लगता है गंभीर नहीं है। इससे लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं से बाह्य प्रभाव है। और बाह्य प्रभाव जैसा सब कहते हैं, मैं भी सुनता हूं। और एक संस्था बनाई है कुछ लोगों ने, वास्ट नाम की, उसने अपने वेबसाइट पे भी डाला है उस संस्था ने। और उस संस्था में मोटिवेटर के रूप में मैं भी काम कर रहा हूं। उसने साफ लिखा है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये नकल माफिया के कब्जे में है। और नकल माफिया एक बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। और आप जैसा अनुमान लगा रहे हैं 5,000 करोड़ है, मैं तो मोटा मोटा कैलकुलेशंस भी आप करेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा का व्यवसाय इसमें निहित हो। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है यही है कि कुछ ना कुछ गठजोड़ है और कहीं ना कहीं पैसे का प्रलोभन है, जिसके कारण ये रोकने में हम लोग असमर्थ पा रहे हैं। जी, ये कितना बड़ा खिलवाड़ है छात्रों के भविष्य से, ये आप रेखांकित कर ही रहे, बता ही रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर ब्लैकलिस्टेड जो थे केंद्र, कई ऐसे केंद्र को मान्यता दे दी गई। 2 ही दिन पहले मान्यता दी गई। क्या अभी जैसे सोमवार को ये आदेश आउट किया गया है, बाहर किया गया है, मंगलवार को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, तो जानबूझकर ऐसा किया गया कि 2 दिन में फिर कुछ बातें हो नहीं पाए, कुछ इसमें बदलाव ना हो पाए, जो चाहता है शासन या कहें सिस्टम वो पूरा हो जाए। ब्लैकलिस्टेड जो केंद्र थे उनको मान्यता दे दी गई। इस बार कई जगहों पर ऐसा किया गया है। इसके पीछे क्या मतलब हो सकता है, क्या निहित अर्थ हो सकता है? देखिए, जहां तक मुझे ख्याल है 906 केंद्र थे जो ब्लैकलिस्टेड थे और 5 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड थे। उनमें से कोई भी केंद्र दोबारा से परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाना था। जब तक मैं प्रमुख सचिव था तो मैंने रजिस्टर किया कि इनको रिहेबिलिटेट नहीं करना है, इनको केंद्र दोबारा नहीं बनाना है, किसी हालत में नहीं बनाना है। और ये निर्णय भी हो गया था कि इसको केंद्र नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब वास्तविक मंशा क्या रही है इसके पीछे कि भाई ठीक है, कागज पर निर्णय ले लेते हैं फाइल पे कि भाई 906 केंद्रों को दोबारा केंद्र नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे 1-2 दिन पहले बड़े पैमाने पे जो दागी सेंटर है उनको बना देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। कोई कहेगा उसके कहने पे कर दिए, कोई कहेगा उसी तरह से हो गए, और एक तरह की बहानेबाजी करके उसको इश्यू को टालने की कोशिश मुझे जहां तक लगती है। और ये सीधा संकेत करता है कि जो व्यवस्था है वर्तमान में वो उसमें कहीं ना कहीं खोट दिखाई देता है।
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं और हम दिखा रहे हैं आपको पर्दाफाश किस तरीके से इस पूरी परीक्षा प्रणाली पर है नकल माफिया का जोर। नकल माफिया के कब्जे में ये परीक्षा लग रही है। कई सारे निर्णय इस तरह के लिए गए हैं। हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ हैं पूर्व प्रमुख सचिव शिक्षा एसपी सिंह और हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। अवनीश, ये बताइए कि जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं लगातार और बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है, सेंटर्स बदले गए हैं, जो ब्लैकलिस्टेड सेंटर्स हैं उन्हें 2 दिन पहले ही अनुमति दे दी गई है। आखिर इन सब सवालों के जवाब क्या है सरकार के पास? क्या कोई जिम्मेदारी निभाता हुआ दिख रहा है? जवाब देने की भी जिम्मेदारी कोई निभाता हुआ दिख रहा है? सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही यहीं तक है कि सरकार के मुखिया से भी जब नकल के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि इसके लिए सीधे तौर पर अभिभावक जिम्मेदार हैं, साथी जिम्मेदार हैं जो छात्रों की मदद करते हैं और वो मदद लेना चाहते हैं। है अभिशाप है जो पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है, वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर इसकी वजह यह है कि जो 4 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की अवैध उगाही होती है इस पूरे धंधे से, वो इसकी ओर लोगों को आकर्षित करता है और शायद इसीलिए एक जो पूरा शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है, वो पूरे तंत्र पर हावी है। और इसको लेकर के जिस तरीके का खेल केवल 4 महीनों में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में रचा जाता है, वो पूरा खेल जो है वो इस उगाही की वजह बनता है। इसके अंदर डीआईओएस की पोस्टिंग से लेकर के क्लर्क्स की पोस्टिंग से लेकर के प्रमुख सचिव स्तर और मंत्री स्तर तक जो है सिस्टम तैयार होता है और उस पूरे सिस्टम को फीड किया जाता है। जो नकल माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, वो इस तरीके के प्लांटेड स्कूल उसने बना रखे हैं। कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से उन स्कूलों के साथ जो है पैचअप किया जाता है और वहां पर बच्चे रजिस्टर्ड कराए जाते हैं। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा जो वित्त विहीन विद्यालय हैं उनको वो राजनेताओं के या अगर कहें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के या शिक्षा अधिकारियों के उनके अपने स्कूल हैं, उन स्कूलों को ज्यादातर जो है सेंटर बनाया जाता है। राजकीय विद्यालय या फिर जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें अगर आप देखें तो अपेक्षाकृत संख्या कम रहती है। वित्त विहीन विद्यालयों में या इस तरह के जो फर्जी स्कूल हैं उनमें ये संख्या ज्यादा रहती है। 906 विद्यालयों को जो है नवंबर से पहले ब्लैकलिस्टेड किया गया था उत्तर प्रदेश में और उन्हीं की बहाली को लेकर के एक बड़ा खेल रचा गया। इसमें एक प्रमुख सचिव को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद तमाम और भी अधिकारी हटाए गए। करीब 32 डीआईओएस जो है उनके तबादले किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सारी चीज जो है वो की गई, शायद यही वजह है। अब ऐन वक्त पर जब परीक्षा नजदीक आ गई है तब ये कहा जा रहा है कि हम सीसीटीवी नहीं लगा पाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि हम उन सेंटर्स को भी जो ब्लैक लिस्टेड थे इसलिए हम सेंटर फिर से बनाएंगे क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा का सवाल है। ये सारी बातें 4 महीने पहले हो सकती थी जब सरकार के मुखिया ने इस बात का वादा किया था सबके साथ कि नकल जो है वो नहीं होगी और हर तरीके से इस पर जो है रोकथाम लगाई जाएगी। लेकिन जब फिर से एक बार दागी मंत्री, दागी प्रमुख सचिव को उसी विभाग से जोड़ दिया गया तो अब ये सारे सवाल जो है वो कहीं न कहीं बेमानी हो गए। आलम तो ये है कि कई केंद्रों से इस तरह की खबरें भी आई हैं, हम लोगों ने चलाई भी हैं खबरें कि वहां से जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो केंद्राधीक्षक हैं वो अपने घर ले जा रहे हैं क्वेश्चन के बंडल्स। तो ये तो और भी ज्यादा क्राइम है एक तरह से कहें। सीसीटीवी वहां पर है नहीं तो इस सब की निगरानी भी कोई नहीं कर रहा है, मॉनिटर भी नहीं कर रहा है, मतलब सभी मनमानी पर उतर गए। अगर अलग अलग स्तरों पर देखें अवनीश, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका होती है क्या वो भी पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं शासन में या फिर उनकी भी साठगांठ होती है? क्या बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, अब तो ये बात समझ में आती है कि नकल माफिया जो शिक्षा माफिया है वो इतना ताकतवर है, इतना उसका रौब है, रसूख है कि उस रसूख के आगे राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी आदमी हो, या तो नतमस्तक होता है या फिर वो रास्ते से हटा दिया जाता है। आप जिस तरीके की अगर ये कोई सिलसिला आज से नहीं शुरू हो रहा, अगर आप देखें रिकॉर्ड में तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री रघुनाथ मिश्रा, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। संजय मोहन जो निदेशक थे शिक्षा विभाग के, उनको जेल जाना पड़ा टीईटी घोटाले में। उसके बाद फिर जो वर्तमान प्रमुख सचिव हैं जितेंद्र कुमार, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे मामलों में गंभीर आरोप है। कुछ दिनों पहले अखिलेश सरकार ने उनको निलंबित किया था इसी माध्यमिक शिक्षा विभाग से, लेकिन दोबारा जब परीक्षाएं नजदीक आ गई तो उनको फिर से उस पद पर आसीन कर दिया गया। जो मंत्री हैं विभाग के वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और उनकी शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच गई। तो जो पूरा तंत्र भ्रष्ट तंत्र के रूप में जो है बन चुका है, तो ऐसे में परीक्षा निष्पक्ष कैसे होगी? जो बात आप कह रहे हैं कि बच्चों की कॉपियां घरों में ले आई जा रही है परीक्षा केंद्रों से, तो ये सारी चीजें एक सेटिंग का हिस्सा है। सेटिंग में 10,000, 20,000 और 30,000 की अलग अलग कैटेगरी है और उन्हीं कैटेगरी में जो जैसी पेमेंट करता है वैसी उसको सुविधा मिल जाती है। जी, पूर्व प्रमुख सचिव शिक्षा एसपी सिंह हमारे साथ हैं। एसपी सिंह जी,
ब्यूरोक्रेट्स की जब बात चल रही है, ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स इसमें किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं जो यूपी में नहीं निभा रहे हैं। अगर बिहार का ही उदाहरण लीजिए तो वहां पर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसके बाद सीधे सीधे जिम्मेदारियां तय की गई थी, इसमें जिलाधिकारी तक जिम्मेदारी तय थी और इसके बाद हायरार्की क्रम में जो नीचे के लोग थे वहां तक सबने इसका पालन किया और वहां पर नकल पर लगाम लगी। यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका बहुत अहम है, जिसमें शासन के अधिकारी और जिला स्तर पर जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी सभी सम्मिलित हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे और उच्च स्तर पे अगर विल हो करने की तो कोई कारण नहीं है और उसमें डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। उसमें व्यवस्था को टाइट करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पर्यवेक्षण को और अच्छा करके जी नकल रोकी जा सकती है। कोई कारण नहीं है, कोई ये कहे कि नकल नहीं रोक सकते। 2-3 महीने के प्रयास से, अब मैं बताता हूं, 1 महीने 10 दिन में हमने 12 जिले देखे और सब लोगों से कमिटमेंट लिया। क्या कारण नकल होती, उन सेंटर्स को जहां नकल होती थी, दागी सेंटर्स, तो उनको कहा कि नहीं बनेंगे किसी हालत में भी। अगर दृढ़ निश्चय हो ब्यूरोक्रेसी का और पूरा व्यवस्था अगर लग जाए तो नकल माफिया भाग खड़ा होगा। मेरा मानना यह है, तो मुझे लगता है कि कमजोरी है, जरूर हम लोगों में कहीं कमजोरी है, और कमजोरी ना होती तो ये इस तरह का जो षड्यंत्र है एक तरह से, जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरी व्यवस्था लगती है कि मिलकर एक गठजोड़ बना लिया है और उसमें जो भी आता है उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।